लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग एक, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सावन का महीना आंख पर तरी बरसा रहा। खेत लहालोट हैं। हरे भरे ज्वार, अरहर, उड़द, सन, मक्का और धान लहरा रहे हैं। आम जामुन के दूर तक फैले हुए बगीचे फल दे चुके हैं। इस समय विश्राम की सांस ले रहे हैं। चिड़ियों के पर भीगे हुए हैं। फड़फड़ाकर पानी झाड़ लेती हैं और मधुर मधुर चहकती हुई इस पेड़ से उस पेड़ पर उड़ जाती हैं। नीचे टिड्डे जैसे कीड़ों पर नजर रखती हुई बुलबुल, गलार, पिड़की, रुकमिन, सतभइये, कोयल, पपीहा, कबूतर और बरसात की बगले की जात वाली अनेक प्रकार की चिड़ियां तालाब के किनारे के ऊंचे पीपल और इमली के पेड़ पर बसेरा लिए हुए, ताल पर सिंघाड़े की बेल फैलती हुई, लड़के अखाड़े कूदते हुए, औरतें कामकाज से घर और बाहर आती जाती हुईं, गांव में चहल पहल, हिंडोले पड़े हुए, लड़कियां झूलती हुईं, कजली, सावन, बारहमासी गाती हुईं, मर्द रात को रोज होते हुए आल्हे की कड़ियां गाते, कंधे पर लठ रखे तंबाकू ठोंकते हुए आते जाते हुए, गलियारे में पानी भरा हुआ, मेड़ के ऊपर से लोगों की निकली हुई पगडंडी, वो भी पानी बरस जाने से बिछलहर, कुएं पर पनिहारिनों का जमघट, जमींदार राम राखन के पक्के मकान से खेत, बाग और पेड़ आदि के दृश्य दिखते हैं। गांव के उत्तरी निकास पर खासा अच्छा पक्का मकान, घर में लोगों की खासी अच्छी संख्या। कहते हैं इस मकान में ब्याह करते साधारण परिवार भी घबराता है। जो औरत रोटी करने के लिए चौके में जाती है उसको दिन भर लग जाता है। जो पिसान पीसती है उनको रोज 5 पसेरी से भी ज्यादा पीसना पड़ता है। जिनकी पानी भरने की बारी आती है उनको एक एक वक्त 25 घड़े पानी खींचना पड़ता है। जिनके हवाले गोबर उठाने और गाय भैंस दुहने का काम रहता है उनको भी दोहकर कंडा पात कर आते जाते दोपहर हो जाती है। 2 नौकर कुट्टी काटने और चारा पानी करने से फुर्सत नहीं पाते। लड़के चरवाहे, बागों में ढोर ले जाने वाले अलग हैं। घर भर गजी गाढ़े से रहते हैं, मगर गांव में इज्जत है। सबसे बड़े जमींदार हैं। मनोहर पड़ोस के एक गांव का रहने वाला विद्यार्थी है। भरा अच्छा बदन, गठा हुआ। इस जमींदार घराने से उसकी रिश्तेदारी है। जमींदार साहब को उसकी फूफी ब्याही हुई है। अपने गांव राजपुर से वो जमींदार के गांव सरायन रोज शाम के वक्त जोर करने के लिए पहलवान राम सिंह के अखाड़े जाता है। वहीं अहीरों से 3 पसेरी का दूध तय कर लिया है। जोर करने के बाद शक्कर मिलाकर 1.5 सेर पी लेता है और शाम की ब्यारी उसी रिश्तेदारी में करके सो जाता है। 4 बजे उठकर गांव चला आता है और कुछ पढ़कर स्नान भोजन करके पास के संस्कृत पाठशाले चला जाता है। आचार्य कक्षा के दूसरे साल का विद्यार्थी है। मनोहर के पिता बंबई में एक सेठ के यहाँ नौकर हैं। साधारण अच्छी आमदनी है। घर में खेती बाड़ी होती है, बैल है, गाय भैंसे हैं, गाड़ी है और स्नेहशीला महिलाएं हैं। गांव के लोग इनको भले मानुस कहते हैं। आज अखाड़े जाते हुए पहलवान राम सिंह के पड़ोसी पटियत से 4 आंखें हुईं। शीलवान मनोहर को उन्होंने चंग पर चढ़ाया। कहा, जोर करने जा रहे हो? मनोहर ने कोई जवाब न दिया। बरसात का कीचड़ बचाकर ऊंची पगडंडी से निकलने को हुआ कि पड़ोसी ने खखार कर कहा, ये हमारा मकान है, गलियारा भी हमारा है। गांव में जो शोहरत है वो कही, हाँ, बदन जैसा गठीला है और रेख उठान उम्र, हमको विश्वास है इस ठाकुर को जोर करा देते होगे। मनोहर फिर भी सब पी गया। लजीले डग आगे रखने को हुआ कि पड़ोसी ने फिर आवाज कसी, अच्छे भले मानुस हो, आदमी तो आदमी मकान उठाए लिए जा रहे हो। अरे हम जमींदार के भी मान्य हैं, जवाब दे जाओ, नहीं तो हम उन्हीं से समझेंगे। मनोहर ने कहा, हम तो जोर करने आते हैं, आपकी बात सच होती तो इन्हीं को हमारे गांव जाना पड़ता। पड़ोसी ने कहा, हमको मालूम है तुम्हारे गांव में छाया अखाड़ा नहीं है, इसलिए यहां तक पैज भरते हो। हमारा नाम है लीला राम। मनोहर सन्न हो गया, कुछ समझ न सका। पैर बढ़ाए गया। पड़ोसी कुछ दूर हो गया। आवाज दी, तो फिर तुमको अपने ही घर समझ गए ना? एक बुरी मुद्रा दिखाते हुए, हकीकत समझ में आ जाएगी, हम पीठ नहीं लगवाते। मनोहर को आश्चर्य हुआ, मगर समझकर भी तरह दे गया। कुछ दिल धड़का। टेढ़ी खीर सीधी नहीं हुई।
चुपचाप अखाड़े पहुंचकर लंगोटा बांधा और नाली में दंड करने लगा। 100-150 दंडे की कि उस्ताद जी नहाकर आ गए। लालटेन जलाकर अखाड़े के छप्पर में बंधी रस्सी के साथ बांध दी गई। 14-15 साल वाले लड़के अखाड़ा गोड़ चुके थे। छप्पर की थूनियां पकड़े हुए बैठक कर रहे थे। 2-3 लड़के उसी गांव के, उससे कुछ बड़े मगर मनोहर से 19, जोर करने के लिए आ गए। उस्ताद ने लंगोटा बांधा। पहले गांव के बड़े लड़कों को लड़ाया। छोटे लड़के एक दूसरे से अखाड़े के किनारे किनारे लड़ते रहे। आखिर में उस्ताद ने मनोहर को बुलाया। मनोहर तगड़ा है, लड़ता भी अच्छा है। बंबई जाता है तो बड़े पहलवान से जोर करता है। कहीं दाव रवा है, उस्ताद संभले रहते हैं, मगर जोर वे मनोहर के जैसे 2-3 को करा सकते हैं। दस्ती, उतार, लोकान, पट, ढाक, कला, जंग, घिस्से आदि दांव चले और कटे। ताकत में भी राम सिंह 20 थे। मनोहर को जोर कराकर हरे होने लगे। ठंडे होकर लोगों ने अखाड़ा विदा किया। मनोहर दुकान से आधा पाव शक्कर लेकर अहीर के घर गया। दुपट्टे में शक्कर रखकर दूसरे लोटे में दूध छान लिया और वहीं बैठे बैठे पी गया। फिर रोज की तरह अहीर से पानी मंगवाकर दोनों लोटे धोकर दे दिए और जमींदार की हवेली के सामने पीपल के तले वाले चबूतरे पर बैठकर पुरवैया के झोंके लेता रहा। अब तक रात 1 पहर हो आई थी। मनोहर को यहां कुश्ती के लिए आते अभी बहुत दिन नहीं हुए। माजरा ये है कि वो बंबई में पिता के पास रह रहा था। संस्कृत वहीं पढ़ता था, मगर खाने पीने का आराम रहने पर भी बंबई का पानी उसको उतना अच्छा नहीं लगा। घर वाले साल 6 महीने के लिए बंबई रह आते थे, मगर दिल घर पर ही लगा रहता था। मनोहर का गांव ऐसी जगह है जहां से कस्बे की संस्कृत पाठशाला नजदीक है। घर में रहने का भी सुविधा है। इसलिए उसके पिता ने और घरवालों ने उसका घर रहना ही अच्छा समझा। राम सिंह से उसकी मुलाकात यों हुई कि निर्वाह के लिए राम सिंह कपड़े की दुकान करते थे। कस्बे के बाजार गाड़ी पर लाद कर कपड़े ले गए थे। गांव के जमींदार के लड़के मनराखन ने कुश्ती के शौकीन मनोहर से दूर से राम सिंह को दिखाते हुए कहा, अपने यहाँ के ये सबसे अच्छे पहलवान हैं। जोर करना चाहो तो इनसे बातचीत कर लो, फिर हम भी अच्छी तरह दाव पेंच सिखाने के लिए कह देंगे। हमारे रिश्तेदार होते हैं। मनोहर सीधे स्वभाव का रेख उठान युवक राम सिंह के पास मुस्कुराता हुआ गया और जोर करने की बातचीत छेड़ी। सुनकर राम सिंह देखते रहे और तौलकर कहा, अच्छी बात है, आया करो। इसके बाद मनराखन एकांत में मिला और अपनी जमींदारी का राज कहकर जैसे अपनी रक्षणशीलता राम सिंह को दी। राम सिंह ने मुस्कुराकर राज लेते हुए कहा, अच्छी बात है, मगर हमारे गांव का हिसाब है। मनराखन ने कहा, आप लोगों का हिसाब ठाकरों के सिवा दूसरे जमींदार क्या लेंगे? देख लिया जाएगा। आसामी मोटा है। जमींदार की निगाह न रही तो किसी रोज सर हो सकता है। यों सर किए रहिए। राम सिंह का राज गांव में एक पड़ोसी जमींदार के यहाँ था, मगर गांव भर के छोटे जमींदारों का राज मनोहर के रिश्तेदारों के यहाँ रहता था। सरकारी मालगुजारी इन्हीं की सबसे ज्यादा थी। मनोहर के आने पर पहले पहल किसी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, जैसे कुछ होता हुआ भी न हो रहा हो। 2-1 रोज बाद बातों ही बातों में राम सिंह ने अपने राज का इजहार किया। दूसरे जमींदार का माथा ठनका। उसने कहा, तुम हमराज हो, किसी को जो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं, अगर लो तो हमसे पूछ कर, क्योंकि ऐसा ही सरकार और जमींदार का कायदा है। जिस गांव के ये हैं वहां का जमींदार जिम्मेवार होगा। रात 8-9 बजे के बाद जब ये आपके यहां से चले जाते हैं, तब कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किसी को नहीं मालूम। अगर कोई चोरी डाका हो जाए तो क्या तुम इसके जिम्मेदार होगे? राम सिंह ने कहा, यहां वो जो तुमसे भी बड़े जमींदार हैं, इनके रिश्तेदार हैं, वहीं रात को रहते हैं, सवेरे गांव जाते हैं। हमको इतना ही मालूम है, इनके गांव के जमींदार हमारे रिश्तेदार हैं। राज हमारा ठाकरों का। सिर चढ़कर बातचीत की तो हजारों घोड़े मुतवावेंगे। इस तरह बातचीत बढ़ते बढ़ते बढ़ गई और गांव भर में तरह तरह का रंग चढ़ने और उतरने लगा। मनोहर के रिश्तेदार ने गंभीर होकर सुन लिया। लोगों की सलाह उनको पसंद आई। राम सिंह चने होकर भाड़ कैसे फोड़ सकते हैं? उनके जमींदार की ये शिकायत उनको सही मालूम हुई। उन्होंने मतलब बैठा लिया कि किस रास्ते गुजरा जाए। गांव के मामले में राम सिंह की मदद दूसरे गांव से कैसे पहुंच सकती है। मनोहर चबूतरे पर बैठा हवा ले रहा था। हवेली की चौपाल से चबूतरा देख पड़ता है। जमींदार मनोहर के फूफा साहब उठकर चले, मनोहर के पास आकर बैठे। पहले मन लेते रहे,
बहलाते रहे। ये मालूम होने पर कि मनोहर सच्चा है और राम सिंह को उस्ताद की निगाह से देखता है, उन्होंने कहा, बच्चा, देहात का हिसाब किताब तुमको कम मालूम है। जमी का जाल बिछा है। जो जमी तुम्हारी नहीं, उस पर पैर रखने का भी हक तुमको नहीं। सरकार को एक जवाब जमींदार के अंदर के किसी कारनामे के लिए देना पड़ता है। तुम जिस गांव से आए हो, तुम्हारे साथ उस गांव का राज भी आता होगा। उस गांव के जमींदार का राज इस गांव का जमींदार रियाया की हैसियत से न लेगा। जो तुम्हारे पहलवान हैं वो तुम्हारे नौकर नहीं, तुम खुद उनके यहां लड़ने आते हो, यानी उनके मातहत हो। ऐसा होने पर जमींदार के साथ उनका रिश्ता जाता रहता है, बर्ताव में बल पड़ता है। जमींदार से वो एक रैयत की हैसियत से नहीं पेश आ सकते। रैयत के तौर पर वो तुमको पेश करते हैं, लेकिन जमींदार तुमको नहीं ले सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ हमारा हिसाब है और हम जमींदार की तौहीन होने से हर तरह बचाएंगे। गर्ज ये है कि हमारे रिश्तेदार की हैसियत से तुम वहां जा सकते हो, मगर यहाँ के जमींदार के आदमी बनकर। कल अपने जमींदार से कहकर आना कि हम उनके आदमी हैं, हमारा नाम लेकर। तब तुम्हारी समझ में बात आ जाएगी। इस गांव में हमारे आदमी को अपने आदमी करार नहीं दे सकते और जमींदार के आदमी को नहीं लड़ाएंगे तो क्या गुजरेगी, ये उनके आगे आएगा। फिर हंसते हुए दूसरी बातचीत करने लगे। मनोहर ने सुना, उन्होंने मन ही मन कहा, ठाकुर बहक गए। कुछ देर बाद जमींदार साहब उठकर चले गए। मनोहर विचार में पड़ गया। उसको नया विषय मिला, नया रास्ता, जिससे वो कभी नहीं गुजरा। उसको गांव के जमींदार की बातें याद आईं। बाद को बाजार में मिलने का दृश्य एक बार फिर आंखों पर घूम गया। हकीकत बड़ी भयावनी लगने लगी। हाथ पैर ढीले हो चले। उसने कभी नहीं सोचा जमींदार की जात ब्रह्म राक्षस से बढ़कर है, जिससे पीछा कभी नहीं छूटता। क्षण भर में उसके मन की दशा बदल गई। पूरा पूरा ज्ञान इस संबंध का पा लेने के लिए उकताने लगा। इतनी भाप भर गई कि दूसरे ही दिन बंबई रवाना हो जाने की सोचने लगा। कुछ देर बाद एक आदमी बुलाने के लिए आया। मनोहर खाना खाने चला। घर के गैर लोगों को बाहर निकालकर उसकी फूफी आज खुद थाली परोसकर बैठी। मनोहर हाथ पैर धोकर कुल्ले करके थाली पर बैठा। उसकी फूफी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों रे, तू पागल है? तुझके यहां लड़ना था तो हमसे कहता। राम सिंह आंखें क्या चढ़ाने लगा? ले देकर एक जोड़ी बैल, एक गाड़ी और एक दो गांठ कपड़ा। जैसा कहा कल वैसा कर। अभी तक हम लोग चुप थे। लड़का है, खिलवाड़ है, कल सही हाल मालूम हो जाएगा। इसके बाद जब यहां से जाएगा, गांव के डांड तक हमारा राज, उधर उनका। मनोहर को सारी रात बेचैनी रही। पड़ा तारे गिनता रहा। बहुत दूर तक अक्ल चलती नहीं थी, फिर भी जमीन आसमान के कुलावे मिलाता रहा। जब ठंडी हवा लगती थी, सोचता था, दुनिया में लोग एक दूसरे से इस तरह क्यों नहीं मिलते कि छोटे बड़े का भेदभाव भूल जाए, एक दूसरे के गले लगे दोस्त हों, गर्दन नापने वाले दुश्मन नहीं। माजरा जैसा रंग पकड़ रहा है, आखिर तक किसी की जान से गुजर कर रहेगा। लेटे कुछ देर हुई कि एक नौकर आया। उसने कहा, गांव में किसी चिड़िया को ये हाल न मालूम हो, जमींदार से कहे आना, दूसरे गांव का हमारा राज हमारे रिश्तेदार के यहाँ है। यहाँ मालिक के छोटे भाई आपसे मिलेंगे, जैसा जैसा कहें करते जाइएगा। ये कहकर वो चला गया। मनोहर फिर करवटें बदलने लगा। पुरवाई के झोंके कभी कभी झाड़ियों की खुशबू से लदे मस्त करते हुए आने लगे। आल्हा की धुन सुन पड़ने लगी, साथ ही ढोलक बज रही थी। कुछ देर बाद मनोहर अपनी उधेड़ बुन में आ गया, जैसे भूल भुलैयों में पड़ गया हो, निकलने का रास्ता ना पा रहा हो। जी उकताने लगा। आंखों पर रात पार हो गई। पौ फटने की सूरत नजर आई। वो उठकर गांव को चला। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास काले कारनामे का भाग 1, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।